नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पांडे पार्थ एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। अब देखिए, आज हम भाग 3 की ओर चलते हैं। इसके पहले 2 वीडियो आपको मिल चुके हैं, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि वर्णमाला क्या होता है, उसके भेदों की चर्चा की है। उसके भेदों पर आकर के मैंने आपको बताया कि स्वर क्या होते हैं, स्वर के सूत्रों के बारे में चर्चा किया और वहाँ से हम निकले थे स्वरों के भेद पर। तो जब स्वरों के भेद पर हम गए थे तो ज़रा एक बार देखें। ह्रस्व या मूल स्वर नाम दिया था। दूसरा हमने नाम दिया था दीर्घ स्वर। तीसरा प्लुत स्वर। ठीक है, यहां से हम आपको बता चुके थे कि ह्रस्व क्या है। तो हमने बताया था कि इसकी संख्या 4 बताई जाएगी, ह्रस्व या मूल स्वरों की। ह्रस्व या मूल स्वरों की संख्या 4 कौन कौन सी? अ, ई, उ, री। उसके बाद हम दीर्घ पर बात कर रहे थे। तो दीर्घ पर हमने बताया कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा। संख्या 7 कौन कौन से? ये 4, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ, इनकी संख्या हम 7 बताते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। इनमें से ये जो 3 हैं इनको हमने बड़ा कहा, लेकिन बाकियों को हम उनके नामों से ही पुकार रहे हैं। इसके पीछे का मर्म जरा समझने का प्रयास करिए, ये क्या है। तो मैं यहाँ बताऊंगा कि इनको हम, जो ये दीर्घ स्वर है ना, इसको मूलतः 2 भागों में बांट दिया जाता है। पहला मूल दीर्घ स्वर, दूसरा संयुक्त स्वर। पहला है मूल दीर्घ स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। तो हम दीर्घ स्वरों को कितने भागों में बांट देते हैं बेटा? तो आप कहोगे कि दीर्घ स्वरों को हम मूलतः कितने भागों में? तो 2 भागों में बांट देते हैं। तो 2 भागों में बांट करके हम इसको लिखते हैं। अब देखिए, ये तो हमारा मूल दीर्घ स्वर हो गया और मूल दीर्घ स्वर के बाद ये हमारा हो गया संयुक्त स्वर। यहीं पर जरा काम की बात कर लेते हैं कि मूल दीर्घ स्वर क्या होते हैं और संयुक्त स्वर क्या होते हैं। तो मूल दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जो मूल स्वरों के योग से बनते हैं। जो मूल स्वरों के योग से बनते हैं तो आप देखिए, जो मूल स्वरों के योग से बनते हैं जो मूल स्वरों के योग से बनते हैं उसे
मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। भाई हमने आपको बताया कि जो मूल स्वरों के योग से बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मूल दीर्घ स्वर की संज्ञा देते हैं। परंतु संयुक्त की बात करें तो संयुक्त की अपनी अलग धारणा है। पहले हम मूल को समझ लेते हैं, फिर संयुक्त पर चलेंगे तो वहाँ आप इसको विस्तृत तौर पर समझ पाएंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। जब दीर्घ स्वर में आपसे मूल दीर्घ स्वर की बात करें तो मूल दीर्घ स्वरों की संख्या जो मूल स्वरों के योग से बनते हैं। अब जरा देखिए हैं कितने, तो मैंने कहा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा बड़ा आ। अब जब आप इसको कहते हैं आ, तो जरा एक बार आप अपने स्थान पर बैठ करके इसका उच्चारण करिए आ। तो इसमें आपने क्या देखा, जब आप बोलते हैं आ तो इसमें आपका सम्मिलित है हरस्व आ धन हरस्व आ। या फिर चलिए मैं आपको एक टास्क देता हूं, एक काम देता हूं, आपको करना है। आप 2 बार छोटा आ यानी आ बोलिए आ, लेकिन बीच में गैप नहीं होना चाहिए। देखिए जब मैं बोल रहा हूं ना आ तो गैप है, आप ऐसा बोलिए कि बीच में बिल्कुल गैप ना हो। तो जब आप ऐसा बोलने की कोशिश करेंगे तो जरा बोल के दिखाइए क्या बोलते हैं। आप अपने स्थान पर बैठिए, कुछ निकला बोलिए। तो जब आप बोलते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ से निकल करके क्या आ रहा है, तो आप देखेंगे कि वहाँ अपने आप हमें छोटा आ और छोटा आ से मिल करके आ निकल करके आ रहा है, यानी बड़ा आ अपने आप उच्चारित हो रहा है। तो 2 ह्रस्व स्वरों के या 2 मूल स्वरों के मेल से ही मूल दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बिहार पीसीएस में पूछा गया था। स्टेटमेंटल क्वेश्चन आजकल ऐसे पीसीएस में हिंदी के माध्यम से पूछे जाते हैं। अब देखिए जब आप ई की बात करेंगे तो उसमें भी देखिए 2 बार छोटी ई का प्रयोग कर लीजिए। तो जब आप छोटी ई बोलते हैं तो ई धन ई, यानी क्या मिला बेटा आपको, तो ई धन ई करके आपको क्या मिला, ई अलग अलग हुआ ना। लेकिन जब आप इसी को ई करके बोलते हैं तो क्या मिलता है, बड़ी ई बन जाता है। ये क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाता है। उसी तरह यहां पर देख लो बेटा ऊ धन ऊ, तो आप देख पाएंगे कि यहां पर भी यदि आप इनको ऊ एक साथ बोलते हैं तो क्या बना, बड़ा ऊ। अब जरा यहां से कुछ चीजें समझिएगा। इसके पहले मैंने आपको हरस्व पढ़ाया ना, हरस्व को हम कहते हैं एक मात्रिक। हरस्व किसे कहते हैं, परिभाषा मैंने आपको नहीं बताया था, जरा नोट कर लीजिएगा कॉपी में, कि जिन वर्णों के उच्चारण में महज एक मात्रा काल का समय लगता है, क्या होता है, महज एक मात्रा काल का समय लगता है, उसे एक मात्रिक स्वर की संज्ञा प्राप्त है।
यानी जिन वर्णों के उच्चारण में केवल एक मात्रा काल का समय लगे उसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं। अब जरा समझिएगा कि ये एक मात्रा काल क्या होता है। मात्रा अर्थात उस वर्ण पर लगी मात्रा, और काल मतलब होता है समय, टाइम। तो उसकी मात्रा को उच्चारित करने में लगा समय ही उसकी मात्रा काल कहलाता है। इसको उच्चारण काल भी कहते हैं। अब समझिएगा, तो ये ह्रस्व स्वर जो होते थे इनकी संख्या मैंने आपको 4 बताया था ना, अ, ई, उ और री। अब यहां से मैं आपको ये बता रहा हूं कि इनको हम एक मात्रिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? एक मात्रिक स्वर की संज्ञा देते हैं। क्यों देते हैं जरा समझिएगा। आप देखिए, ये एक मात्रिक और ये भी एक मात्रिक, तो 1 धन 1 बराबर 2, ये आपका दीर्घ है इसलिए द्विमात्रिक हो गया। उसी तरह और समझिए, ये भी आपका एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, ये हो गया आपका द्विमात्रिक। ठीक है, इसमें 2 मात्रा काल का समय लग रहा है। उसी तरह यह भी 2 मात्रा काल के समय से उच्चारित होगा। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे होंगे सब में एक एक मात्रा काल का समय लग रहा है, तो एक मात्रिक धन एक मात्रिक बराबर द्विमात्रिक हो गया। इसका मतलब मैं ये सिद्ध कर पाऊंगा, या आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि 1 धन 1 बराबर 2, यानी एक मात्रिक धन एक मात्रिक बराबर द्विमात्रिक। तो ये जो हमारे दीर्घ स्वर हैं इन्हीं को हम द्विमात्रिक स्वर की संज्ञा देते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं पुत्र? बोलो। दीर्घ को ही द्विमात्रिक स्वर की संज्ञा देते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में 2 मात्रा काल का समय लगता है। इनके उच्चारण काल में 1 से अधिक मात्रा का समय लगता है, यानी 1 से अधिक मात्राओं का प्रयोग होता है, इसलिए इनको हम द्विमात्रिक कहते हैं। तो द्विमात्रिक के लिए आपको ये बिंदु समझ में आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब देखिए, मैंने आपको दीर्घ की बात किया, तो मूल दीर्घ स्वर में हमने आपको बताया कि इनकी संख्या 3 अ धन अ बराबर बड़ा आ, ई धन ई बराबर बड़ी ई, ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ, यही आपके क्या है? तो यही आप ध्यान देंगे तो आपके मूल दीर्घ हैं, और इन्हीं को द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। इन्हीं को द्विमात्रिक स्वर की संज्ञा दी जाती है। अब उसके बाद बात आता है संयुक्त की, और ये संयुक्त भी कैसा संयुक्त है? ये संयुक्त स्वर है मित्र। जी हाँ, संयुक्त स्वर भी होते हैं और संयुक्त व्यंजन भी होता है। जब 2 स्वरों के मेल से कोई वर्ण बनता है, कोई अक्षर या वर्ण बनते हैं, तो उसको हम लोग संयुक्त स्वर, और 2 व्यंजनों के यानी 2 व्यंजन वर्णों के मेल से यदि कोई वर्ण बनता है तो उसको संयुक्त व्यंजन की संज्ञा दी जाती है। इसके लिए हमारे आचार्य पाणिनि ने एक सूत्र दिया है संयुक्त के लिए। हमारे साथ उच्चारित करिएगा, सम्यक प्रकारेण युक्तः
प्रकारेण युक्तः इति संयुक्तः। सम्यक प्रकारेण युक्तः इति संयुक्तः, क्योंकि सम्यक प्रकार से युक्त होने के कारण इन वर्णों को हम संयुक्त वर्ण की संज्ञा देते हैं। अब सम्यक प्रकार से कैसे युक्त हैं, इस बात को समझने के लिए आप जरा इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। ए, ऐ, ओ, औ। कैसे बना, तो आप कहेंगे आ धन ई से ए, आ धन ए से ऐ, आ धन ओ बराबर औ बना। अब जरा इन बिंदुओं को जरा ध्यान से समझें। ये जो चारों पॉइंट हैं, यहाँ से एक प्रश्न निश्चित तौर पर आपके लेखपाल परीक्षा, यूपी टेट, सुपर टेट परीक्षा में या फिर कोई भी एक दिवसीय परीक्षा हो, यहाँ से प्रश्न ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए ये बिंदु ध्यान से समझिएगा कि जब हम संयुक्त को निर्मित करते हैं तो ए का निर्माण बना आ धन ई से, ऐ का निर्माण आ धन ए से, ओ का निर्माण आ धन ऊ से, औ का निर्माण आ धन ओ से होता है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कोई भी वर्ण एक समान नहीं हो सकते। तो संयुक्त वर्ण का निर्माण यानी संयुक्त वर्ण, संयुक्त स्वर का निर्माण समान वर्ण से नहीं होता। तो आ धन ए या आ धन ई, आ धन ऊ या आ धन ओ से मिलकर के इन चारों का निर्माण हुआ है। इनकी संख्या 4 बताई जा रही है और दोनों ही स्वर होंगे। संयुक्त स्वरों के निर्माण में स्वरों का ही योगदान होता है। ठीक, इतनी चीजें आपने पढ़ लिया। और दीर्घ स्वर को दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर के नाम से जाना जाता है। इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और इस पॉइंट को अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं आगे बढ़ूं, इससे मैं ये निर्धारित करूंगा और आपको बताऊंगा कि जरा समझिए कि स्वरों की संख्या कितनी है। इसके निर्धारण और इसके निर्धारण पर बात करेंगे। आइए देखिए अगले बिंदु को। देखिए
अब स्वरों की संख्या, लेकिन यही एक दूसरा पॉइंट है हमारा प्लुत। जिस वर्ण के उच्चारण में 2 मात्रा काल से अधिक किंतु 3 मात्रा काल से कम का समय लगता है उसे प्लुत स्वर की संज्ञा दी जाती है। प्लुत स्वर कहलाता है। अब जरा समझिएगा प्लुत स्वर क्या है। देखिए प्लुत स्वर जो है ये संस्कृत का स्वर माना जाता है। हिंदी में इसका प्रयोग नगण्य है। अगर प्लुत स्वर की बात करें तो हमारे यहाँ एक प्लुत स्वर है जिसे हम ओइम अथवा ई अथवा 3 अंक के समान ये ऐसे अथवा चित्रात्मक रूप में कुछ यूं लिखा करते हैं, अथवा इसे ऊ के समान भी कुछ पुस्तकों में वर्णित किया गया है। तो आप देखेंगे इसे ई की तरह, 3 की तरह, ऊ की तरह लिखा जाता है। मूल तौर पर यदि ओम की बात करें यानी प्लुत स्वर की बात करें तो मैं बताऊंगा कि प्लुत स्वर जो है वो हमारे हिंदी भाषा में वास्तविक तौर पर अब प्रयोग नहीं होता, इसकी गिनती भी नहीं होती, इसकी गिनती नहीं होती। इसकी गिनती नहीं होती, इसके उच्चारण में कितना 3 मात्रा काल का समय लगता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं बेटा त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक स्वर क्योंकि इसके उच्चारण में तो 3 मात्रा काल का समय लगता है, जैसा कि आपने यहां पर देखा है 3 मात्रा काल का समय लगता है, इसीलिए त्रिमात्रिक होते हैं। और अब देखिए मैंने इनको बताया कि इनकी गिनती नहीं होती। किसी को दूर से पुकारने के लिए इस स्वर का प्रयोग करते हैं। ये प्लुत से जितने भी प्रश्न बनने थे मैंने सारे आपके सामने लिख दिए हैं।
इससे बाहर प्लुत से कभी प्रश्न नहीं पूछा गया है। अब मैं आपको बता दूं कि ये स्वरों की संख्या कितनी है। आइए देखिए आपका आयोग क्या मानता है। अ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, आ। देखिए ये आपका एक स्वर है जिसको हम लोग ह्रस्व के नाम से जानते हैं। इसको ह्रस्व स्वर, यह आपका ह्रस्व स्वर, यह भी आपका ह्रस्व। ओहो गलत हो गया, देखिए इसको सही करिए। आ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, अन, आ। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये रहा 11, 12। अब आप कहेंगे कि सर एक चीज़ गायब हो गया, वो है क्या? री, जिसको हम लिखते हैं उ, आ, ई, उ, री। तो यहाँ से मैंने इसको यहाँ पर रख दिया क्योंकि इसके विषय में मुझे आपको कुछ बताना है। अब देखिए जो 11-12 नंबर पर है ये भाई साहब हमारा अयोगवा है, इसको भी हम स्वरों में नहीं गिनते, ध्यान दीजिएगा। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 बताई जाती है। स्वरों की संख्या 11 बताई जाती है और इसमें हमारे जो स्वर हैं वो कितने ह्रस्व और दीर्घ को मिला करके कुल 11 हैं। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ और ये अन, अह नहीं है। तो ये जितने स्वर आपके सामने लिखे हैं यही हमारे स्वर हैं, इनकी संख्या 11 है। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और वहां पर आपको हम अब व्यंजनों की चर्चा करते हुए दिखाई पड़ेंगे। स्वरों का पूरा खेल खत्म हो गया। आप प्रश्न लगाइएगा, आपसे सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। हम आपको इसका हैंड रिटन नोट्स आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए।